चलो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में जो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग देखेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं साइन 60, कॉस 60, tan 30, साइन 30, इसका वैल्यू याद रखना है आपको। हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, अभी तो एक एप्लीकेशन देख रहे हो यहाँ पर, तो अभी एक एप्लीकेशन देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है, काफ़ी वाइड यूज है इसका हायर क्लासेस में। अभी एक ट्रिगोनोमेट्री हमने सिर्फ पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन 30, कॉस 30 और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतना पढ़ के सीमित हो गया, ऐसा नहीं है सर। इसका पहला एप्लीकेशन यानी कि इसका पहला जो यूज होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस नाम क्यों पड़ा, तो सर पहला इसका यूज होता है कि कैसे हम मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है इस तरह से। अब अगर यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अभी बनाना नहीं है, और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, और टॉप को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग का हाइट कितना होगा बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे ये चीज़ हम आगे अभी देखेंगे। लेकिन अभी हमको क्या जानना है सर, इसका एप्लीकेशन यही है कि सर हम कितने दूर पर इस बिल्डिंग से खड़े हैं, और कितने दूर पर इस बिल्डिंग से खड़े हैं, या कोई पोल के दूर हम कितने खड़े हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर यदि हम यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो हमारा एंगल कुछ और बन रहा होगा जिस एंगल से हम देख रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर यदि हम थोड़ा सामने खड़े हों तो वही जो है एंगल थोड़ा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो खैर ये सब की बात तो चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली हमको यही पढ़ना होता है कि विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द बिल्डिंग, कि ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या करें तो यहाँ पर चढ़ करके इसको हम रस्सी से या किसी टेप से मेज़र कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कुछ पैरामीटर्स हैं जो अगर दी मुझे पता हों तो हम विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मेजरिंग ऑफ द बिल्डिंग यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या हाइट ऑफ द पोल, या हाइट ऑफ द ट्री, कुछ भी रह सकता है। विदाउट एक्चुअल मेजरिंग, बिना एक्चुअल मेजर किए हुए, ठीक है, हम यहाँ से अगर दी उस रूम के कॉर्नर को देख रहे हैं तो उस रूम के कॉर्नर कितने हाइट पर है हम ये पता लगा सकते हैं। बस कुछ पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए, कुछ वेरिएबल्स, कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो वो चीज़ हमको यही ट्रिगोनोमेट्री देगा हमको, कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी पोल का हाइट, या हम कितने दूरी पर खड़े हैं ये चीज़। ठीक है, कोई सा भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें हम यही चीज़ जानेंगे। उसके लिए आपको दो चीज़ जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है ये, ठीक, कोई एक बिल्डिंग है। अगर यदि तुम यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं तुम यहाँ खड़े हो और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ठीक। अब जब आप टॉप को इसको देख रहे हो तो इस लाइन को यहाँ कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। सर लाइन ऑफ साइट का मतलब हम हमारा जो हम बिल्डिंग को देख रहे हैं उसमें अगर यदि हम थोड़ा फिजिक्स का लॉ लगाएं तो हमारा एक लाइन ऑफ साइट होगा कि हम अगर यदि उस कॉर्नर को देख रहे हैं तो हमारा कुछ जिस नज़र से हम देख रहे हैं तो वो एक लाइन ऑफ साइट, एक लाइन बना रहा होगा किसके किसके बीच, तो वो कॉर्नर और हमारे आँख के बीच जो एक लाइन बनेगा उसी को लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक, तो अगर हम उस बिल्डिंग को या उस कॉर्नर को देख रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे है, देखो ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया।
और इस लाइन ऑफ साइट के एक इमेजिनरी लाइन सीधा गया होगा, ठीक है, इस तरह से एक लाइन गया होगा, तो इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक एंगल बना है कि नहीं बना है, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारा जो आँख है इस लाइन ऑफ साइट से यहाँ पर एक लाइन बना दे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये इमेजिन किया है कि सर ऐसे अगर ये देख रहे होंगे तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए हमको दिख रहा होगा, और ये लाइन ऑफ साइट और हमारे नज़र के बीच ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच एक एंगल बन रहा होगा, जिसको हम अगर थीटा कह दें तो दैट थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी थीटा को या इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो जब कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, कभी भी नीचे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया मतलब समझ जाना है कि किसी बिल्डिंग या किसी चीज़ को हम देख रहे होंगे या कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होगा कोई, तो नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन नहीं कि देखते के साथ डिप्रेशन में चले गए, पर यहाँ पर अब उल्टा होगा, सिंपल होगा, उल्टा ही होगा। अब की बार कोई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है मान लो, और वहाँ से नीचे देख रहा है ऐसे, ये बिल्डिंग का टॉप है, और अब की बार नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा इधर था, अब की बार जो लाइन ऑफ साइट है वो लाइन तो यही है, लेकिन अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब यहां पर तुम खड़े हो और यहां से तुम देख रहे हो नीचे की तरफ। तो अब की बार जो आपके आंखों और ये वाला लाइन के बीच जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा वो कौन बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इस साइड। अरे भाई हम ऐसे खड़े हैं, देख लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे मान लो, जैसे अभी हम लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो हम नीचे से ऐसे करके देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तुम छत से इमेजिन करो तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, तो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ये हुआ, देखो तो वही है हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। और जब आप बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहे हो तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बनेगा, देखो तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक, तो हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, ये सीधा बनेगा कि नहीं, तो ये वही चीज़ तो है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये ऐसे करके सीधा जो हम इमेजिनरी लाइन मानेंगे कि ये लाइन ऑफ साइट और इसके बीच हमारा जो सीधा जो लाइन जाएगा नज़र के सीधे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा उसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। यानी कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इन विद दिस डायरेक्शन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा ये बनेगा। क्या आई बात समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बना, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, डिप्रेशन। क्या आई बात समझ में। तो इतना याद रखेंगे कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे हम आगे चल करके देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन से ही बनेगा, वो आगे देख लेंगे। तो इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली बात याद रखना कि मान लो कोई बिल्डिंग है, यहाँ से अगर हम देख रहे थे बिल्डिंग के टॉप को या पोल के टॉप को, तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री। अब अगर यदि जैसे जैसे पोल के नज़दीक चले जाओगे या बिल्डिंग के नज़दीक चले जाओगे, मान लो पहले यहाँ थे और अब की बार यहाँ आ गए, तो अब अगर यदि तुम टॉप को देखो तो क्या एंगल बढ़ता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम कोई भी बिल्डिंग के करीब जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। देखो जैसे मान लो हम ऐसे करके टॉप को देख रहे हैं, अभी एकदम देखो दूर से बिल्डिंग को देखोगे तो सीधा दिखेगा ऐसे, लेकिन मान लो सामने से देखते गए तो देखते गए मान लो वही कॉर्नर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखते गए, मान लो उस कॉर्नर को हम अभी ऐसे देख रहे हैं तो देखो हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है हमारा, अभी ऐसे देख रहे हैं, बाद में ऐसे देखते चलेंगे तो एंगल जो होगा वो क्या होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ऐसे करके अभी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे सामने चलते चले जाएंगे तो देखो ऐसे करके हमारा क्या बढ़ता चला जाता है, एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो वो आगे यूज होगा इसका कि जैसे हम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है और बिल्डिंग से दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है। तो ये चीज़ क्वेश्चंस में देख लेंगे, यही दो मेन चीज़ों का यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अब आते हैं एक सिंपल से सवाल पे, ठीक है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, ठीक है। चलो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं पहले तो, या सिंपल क्वेश्चन से ले लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, चलो देखो, तो क्वेश्चन में एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने लिखते रहना, समझो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर है जो वर्टिकली क्या है, खड़ा है। तो एक टावर बना लेना है भाई, टावर को टावर जैसा नहीं बनाना, सीधा लाइन ही बना लेना, तो बस उसको टावर बोल देंगे। एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, चलो टावर बना लेते हैं वर्टिकली। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बस थोड़ा सा tan का वैल्यू ज़्यादा याद रखना है कि tan 30 tan 60 ज़्यादातर वही यूज होगा, पर ऐसा नहीं कि बाकी सारे यूज नहीं होंगे जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम उसको वैसा यूज करेंगे, पर मैक्सिमम tan का यूज ज़्यादा होता है इसमें। तो एक टावर हमने बना लिया, लेट्स से दिस इज टावर, ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये हमारा टावर खड़ा है, तो मान लो ये अर्थ सरफेस हो रहा होगा, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पर है वो दे दिया है, टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये हुआ टावर का फुट और ये हुआ पॉइंट जो कि 15 मीटर के डिस्टेंस पे है टावर के फुट से, हमने दिखा दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम दिस पॉइंट फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये क्या पाया गया कि जब इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो क्या बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें करेंगे क्या, पहले तो नेमिंग कर लो सर, है ना। पहले ये बोलेंगे कि हमारा दिस इज ए बी सी, तो हम बोलेंगे कि लेट ए बी द हाइट ऑफ, पहले मेंशन कर लेंगे ना, हाइट ऑफ टावर। ए बी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, सी जो है वो पॉइंट है बी से, है ना, सी बी द पॉइंट फ्रॉम विच इज 15 मीटर away from foot of tower, that is B से लेके C तक क्या हो गया 15 मीटर, ये हम मेंशन कर दिए, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो कितना बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन, यहाँ एंगल C, एंगल सी जो बना वो कितना डिग्री बना, 60। जो जो दिया हुआ था सबसे पहले हम उसको मेंशन कर दिए, ठीक है। अब तुम देखो बड़ा ही सिंपल है, तुम ए बी को हाइट ऑफ द टावर को तुम x मान सकते हो, या ए बी को ए बी ही रहने देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ए बी भी मान करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ x या फिर h ज़्यादातर हम इसमें क्या मानते हैं कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है,
तो ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर मान लेते, लेट ए बी इज इक्वल्स टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये भी मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग एक ले लेते हैं कि हाँ चलो ये हमारा टावर था, ये हमारा क्या था, हमारा दिस इज टावर, जो कि हम लोग क्या मान लिए हैं, एच मान लिए, हाइट ऑफ द टावर। तो हमने यहाँ भी मान लिया कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, सीधा अब तुम सोचो यहाँ पर, देखो हमें ये वाला चाहिए ना ए बी, जबकि एंगल दिया हुआ और ये वाला दिया हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि टावर तो सीधा ही रहता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें अगर यदि हम बात करें तो ये हाइपोटेनस होगा, ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और बेस होगा। बताओ इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और इसके लिए ये बेस। तो सोचो आपको h निकालना है, तो h और b से रिलेटेड कौन होता है, tan। याद रखना बस, परपेंडिकुलर और बेस, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो p और b से रिलेटेड कौन होता है, tan होता है। तो हम p निकालना है, b दिया हुआ है, तो बस किसका यूज कर लो, और एंगल दिया हुआ है tan c का यूज कर लेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी tan c इज इक्वल्स टू कौन सा, tan c, यानी कि c, अभी नहीं नेक्स्ट स्टेप में tan c को क्या लिखेंगे, c को ए बी डिवाइडेड बाई बी सी लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी लिखेंगे। tan c c का मतलब 60 डिग्री, ए बी का मतलब h माना है हमने, बी सी का मतलब tan 60 का वैल्यू √3 h बाई, यानी h इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। इफ द वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन, कि यूज √3 इज इक्वल्स टू दिस 1.73, बट in this question value of √3 is not given, so the height of tower is what, 15√3 मीटर। एकदम सिंपल सा सवाल, एकदम छोटा सा सवाल। सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही बनेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ले लेंगे और हम उसे फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, बीच में संडे आ रहा है हम लोग को, उसके पहले हाँ परसों ही तो है कि नहीं, डन, इस बार कहीं नहीं जाना है, अभी तक तो नहीं जाना है। ठीक है, तो संडे को 2 घंटा पूरा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पूरा एकदम 2 घंटा से एकदम कम नहीं, जैसे ज़्यादा ही ले लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम दिन भर अपना रिवीजन करते रहना। तो फिर मंडे को 9th को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या संडे को 9th को कैंसिल कर दीजिएगा। क्या 9th को कैंसिल कर, वो तो 9th वाले ऐसे भी नहीं आ रहा है, गधा लोग गधी लोग खैर चलो हटाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, अब धीरे धीरे देखो, एनसीईआरटी में यही है कि हर एक क्वेश्चन छोटा छोटा नहीं देता, एक ही बार स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो खैर समझो, अलग अलग टाइप का हर एक क्वेश्चन रहता है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन, इसको इमेजिन करना है यार, ऐसा नहीं समझ में आएगा, सोचते जाओ कि यार अच्छा इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन है, फिगर तो बना नहीं रहेगा, तुमको खुद से सोचना है। एक इलेक्ट्रीशियन है, हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को वो रिपेयर करना चाहता है भाई, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी इसका मतलब एक पोल रहा होगा, बताओ एक पोल रहा होगा जिसकी हाइट कितनी दी गई है, बात खत्म, पहला चीज लिख दो। अब उतना अपना तार वार लगा लोगा ऐसे करके, है कि नहीं, समझ रहे हो। हाँ, अब सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। अब सोचो तार मान लो यहाँ लगल है, तो अब मान लो यहाँ तक थोड़े जाएगा, वो तार में जाके थोड़े सट जाएगा, हैं पोल में अगर यदि तुम सीढ़ी लगाते हो तो क्या करते हो, सीधा तरवे में जाके घुस जाते हैं, क्या होगा फिर भगवान ही मालिक है, सुधारने जाओगे अपने। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो सीढ़ी लगता है वो थोड़ा नीचे लगता है, यहाँ रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है कि कितना नीचे लगाए हैं आप,
तो तार से जो वायर है उससे 1.3 मीटर नीचे आपका लगाया है। आप खड़े कहां पर हो? वायर से 1.3 मीटर नीचे खड़े हो, पोल का हाइट 5 ठीक है? बात समझे कि नहीं? बात समझे? हाँ, वही बोल रहा है सी नीड्स टू रीच 1.5 मीटर। उसको जरूरत कहां तक पहुंचने का? 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल के थोड़ा 1.3 मीटर नीचे। इतना बात समझ में आया? पढ़ते जाना है। ऑफ द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क करने के लिए। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? इसका मतलब लैडर का लेंथ क्या होगा? लैडर का लेंथ क्या होगा? दैट शुड बी यूज, जो कि यूज किया गया व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब देखो लैडर तो ऐसा ही कुछ लगा होगा, बताओ। यहाँ है कि नहीं? तो अब यहां पर लैडर लगा है और ये लैडर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देख लो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का ये हमारा क्या है? थोड़ा लैडर जैसा लगना भी चाहिए। लो हैं, ये लैडर है, ठीक। तो अब लैडर का लेंथ क्या होगा जबकि ये 60 डिग्री है और आपसे पूछा है व्हाट इज द। अब देखो पहला तो सवाल ये पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। पहला सवाल, व्हाट वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। क्या वुड, हाँ, वो रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितना लेंथ का लैडर उसको लगेगा। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी, अच्छा सी है, प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो बताना ये भी है कि ये लैडर को कितनी दूरी पर पोल से प्लेस किया गया होगा। आप ये भी बोला है, बेस भी निकालना है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का कितना फुट रखें कि वो 60 डिग्री का एंगल बना डाले। तो आपको बस ये पूरा कंडीशन है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना? तो ठीक है, तो इस पूरे पोल को हम लोग बोल देते हैं, ये हमारा बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो इसको, ABCD नाम दे दो। ये हमारा A दे दीजिए, यहीं हमारा क्या दे दीजिए, ये B दे दीजिए, ये C दे दीजिए और ये P पॉइंट दे दो जहां पर ये लगा हुआ है। बात समझे? तो अब पोल पूरा क्या है? सॉल्यूशन में क्या बोलोगे कि लेट AB इज इक्वल्स टू, लेट AB क्या, हाँ, लेट AB बी द पोल। AB क्या है? जो कि AB कितना है? 5 मीटर, ठीक। अब उसको प्लेस किया गया तो उतना राम कथा यहां लिखना नहीं है, थोड़ा सा लिख दो कि लैडर इज प्लेस्ड at 1.3 मीटर बिलो द टॉप, ठीक है। सो AP, P बी द पॉइंट, तो लिख देना है कि P पॉइंट है तो AP, फिगर बनाना जरूरी है तो फिगर से ही लिख देना है कि AP है 1.3 मीटर जहां पे लैडर को प्लेस किया गया है। अब एंगल हमारा कौन? C जो है 60 डिग्री है, ठीक। हमको ये वाला लेंथ भी निकालना है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड पहला लेंथ ऑफ लैडर यानी PC, और दूसरा फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम पोल, दैट इज BC, ठीक है। ये इतना समझने के लिए है, तुम लिखोगे तो और अच्छी बात है, एग्जाम में कोई दिक्कत हानिकारक वाली बात तो है नहीं आने वाली। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। अब देखो हमको ये भी चाहिए, तो तुम पहले दो कंडीशन है, पहले तुम ये निकालो, इधर ये निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लेते हैं, चलो। तो पहला वही है, तो पहला निकालते हैं। तो अब तुम देखो सर, इतना तो पता है ना सर कि अगर AB हमारा 5 मीटर है, AP हमारा 1.3 मीटर है, तो हम B से लेके P तक आराम से निकाल सकते हैं। BP हो जाएगा कितना? 5 माइनस 1.3। क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है
PCB बन रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, ये भी अच्छा निकला PC, ठीक है। मैथ तो आया ही नहीं भाई इसमें, मैथ होके खैर। हाँ तो 1 ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा मीटर, बोलो हाँ या ना। यानी कि यहां से यहां तक बन गया। तो अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा PCB बन रहा था, तो अब हम यूज कर लेंगे क्या सर, पहला निकालने के लिए इन ट्रायंगल PCB। हमको ये चाहिए, तो ये तो हाइपोटेनस है ना सर, ये तो हाइपोटेनस है ना, है? तो हम PC चाहिए, तो PC के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा इस 60 के लिए, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो इसीलिए हम लोग साइन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं क्योंकि बोलोगे, बहुत कोई बोलता है सर इसमें तो कॉस भी यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि सर यहाँ पर 60 यूज कर रहे हो तो ये बेस होगा, तो ये भी तो हमको नहीं पता है ना। हम क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, हम साइन का यूज करेंगे। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर यानी BP बाय PC। साइन 60 का वैल्यू अब याद नहीं रहेगा तो कुछ ना हो सकता भाई, √3/2। पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, पेज साथ में हाथ में रखो। BP कितना है सर, यहां से यहां तक 5 नहीं मानना, ठीक है, ये पूरा ही 5 था यार, चलो यहां लिख देता हूं, यहां से यहां तक पूरा ही क्या हमारा, ये हमारा 5 मीटर, तो यहां से यहां तक जो निकला वो हमारा 3.7 मीटर ये निकला। चलो अब सही है? तो हमारा क्या हो जाएगा, BP यानी 3.7 बाय PC तो हमको चाहिए, तो PC की जगह PC रहने देते हैं, X मान सकते थे पर उसकी जरूरत नहीं है। तो सर हम क्रॉस कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, सारा PC निकल जाएगा यहाँ से। PC क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ चला गया, तो 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 नीचे आ गया, तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 7, 7.4 बाय √3। अब हमको पता है कि नीचे √3 हम नहीं छोड़ते हैं क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें दिया गया है कि आपको √3 का वैल्यू यूज करना है 1.73 ये यूज करना है। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो आपको √3 का वैल्यू यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आप 1.73 से आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 7.4 डिवाइडेड बाय 1. इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है सर, है कि नहीं। इसको ऊपर 100 नीचे ये कर लेना, मैं लिख देता हूँ अभी 4.28 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, पॉइंट के पहले आ जाना चाहिए मीटर, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। दिस इज हाँ, पॉइंट में ही छोड़ना है क्या इसमें, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, कतई नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पॉइंट में ऐसे लाना ही होगा, ठीक है, उतना मेहनत करना पड़ेगा। ये मेहनत थोड़ा कम करवा रहा है तो यही मेहनत करना है थोड़ा सा। आ जाओ सेकंड नंबर पे, क्या मैं सेकंड पे चलूँ, तो सेकंड पे तो अब ये हमारा क्या चाहिए, बेस चाहिए, CB चाहिए या BC चाहिए। तो सर डिस्टेंस अब कौन सा अब यही चीज यूज कर लो, क्योंकि ये भी पता है अब कि भैया tan यूज कर लो ना, tan का यूज कर लेते हैं क्या, फिर से बोलेंगे इन ट्रायंगल PCB, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, कॉस भी कर सकते हैं, ये भी आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बात समझना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जो एग्जैक्ट वैल्यू हाँ करना ही है, तो फिर ये यूज कर लेना 7.4 बाय √3, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसी का यूज करेंगे, ध्यान रहे। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू आता तो हम इसका भी यूज कर सकते थे। तो अब हम यहाँ इन ट्रायंगल PCB क्या यूज हो गया, हो जाएगा tan, फिर से tan 60, क्योंकि ये और ये याद चाहिए हमको, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP बाय BC, √3 हो जाएगा, BP का वैल्यू 3 और BC का वैल्यू हमको तो चाहिए, तो BC आ गया ना हमारा यहाँ से 3/7 बाय, फिर से वही कहानी, BC इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाय ठीक है, इसका भी वैल्यू अप्रॉक्स 2.14 मीटर। तो ये हमारे दोनों निकल गए। ये तो कैलकुलेशन आसान है ना, उतना तो कर ही लोगे। तो ये इस तरह से हमको देखना पड़ेगा पूरे क्वेश्चंस में गिवन क्या है और हमें
निकालना। निकालना क्या है, समझ गए।